हेलो एवरीवन। खुश तो बहुत होंगे पेपर देख के आप लोग, लेकिन पेपर इजी तो था, बहुत इजी इसको नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन अगर बहुत आप इग्नोर करें, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कुछ केमिस्ट्री पोर्शन का जो डिस्कशन है वो हम करने जा रहे हैं, उसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन पहले करने जा रहे हैं, फिर आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल का भी एनालिसिस, उसका डिस्कशन मिलेगा। अगर आप याद करें तो हमने बार बार क्लास में बोला था कि 11th-12th की एनसीईआरटी को मिला के 30 चैप्टर्स टोटल हैं केमिस्ट्री में, जिसमें से 10 चैप्टर एग्जैक्टली इनऑर्गेनिक के हैं, 10 फिजिकल के हैं और 10 ऑर्गेनिक के हैं। तो यानी 1/3 पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। तो सवाल में भी 1/3 का यानी 45 में से 15 क्वेश्चन का हक बनता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसका हक अदा किया गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एग्जैक्टली 15 क्वेश्चन आए हैं, और उसमें भी अगर आप देखिए तो 11th में 6 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और 12th में 4 चैप्टर हैं। तो 11th का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ चैप्टर के बेसिस पर, ऐसा भी किया गया है। 11th से 9 क्वेश्चन, 11th का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें से 9 क्वेश्चन, और 12th के सिलेबस से 6 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन ये पूछे गए। एक क्वेश्चन को आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, हमने उसको इनऑर्गेनिक में डिस्कस किया है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जिक्र किया गया है इसमें, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ाते भी हैं। फिलहाल हम 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो समझते हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फिजिकल और ऑर्गेनिक का भी आपको एक डिस्कशन मिलेगा। कई कोड बनते हैं नीट के सेम पेपर के, तो अलग अलग कोड में सेम क्वेश्चन अलग अलग नंबर में होता है, उसमें ऑप्शंस का भी सीक्वेंस बदलता है, तो सबका कोड अलग अलग आपका होगा। तो हम कुल मिला के जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को अपने कोड के पेपर में तलाश कर लीजिएगा। हम किस पे कोड से डिस्कस कर रहे हैं वो भी नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हमने 15 क्वेश्चन बताया, तो हम कुछ कुछ बैचेस में बोर्ड पे क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसका सही आंसर बताएंगे, उसकी डिटेल्स बताएंगे, और हम सिंबॉलिक फॉर्म में बोर्ड पे क्वेश्चन को लिखेंगे, और पूरा डिटेल क्वेश्चन जो है पेपर में कैसे दिया गया उसको पढ़ के अलग से बताएंगे। पेपर आपके पास है तो आप उसको अपने पेपर में खोज सकते हैं, वो क्वेश्चन किस नंबर पे दिया गया है और ऑप्शन का सीक्वेंस आप में कौन सा है। सही आंसर जो है हमने जिस नंबर को टिक किया है, आपके ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होगा, स्टेटमेंट यही होगा, तो आप उसको मैच करा लीजिएगा अपने पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन। और फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो आपके स्क्रीन पर है। केमिस्ट्री पोर्शन मेरे पास जो पेपर है उस कोड के पेपर में केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 136 से शुरू हो रहा है, और 136 क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही केमिस्ट्री की शुरुआत की गई है इस कोड में। आप अपने कोड में देख लीजिएगा। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। और इसमें कॉलम 1, 2 करके नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर आप देखिए तो 2 कॉलम बनाएंगे ABCD और 1, 2, 3, 4, और ABCD को 1, 2, 3, 4 से मैच कराना है। ये कंपाउंड्स हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर भी कंपाउंड्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम इसको देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन हम अलग से करेंगे। CO और S2 अगर इसमें देखें तो सिंथेसिस गैस इस मिक्सचर को कहा जाता है, और हाइड्रोजन चैप्टर में बताया जाता है CO + S2 के मिक्सचर को सिंथेसिस गैस बोलते हैं, इसको सिन गैस बोलते हैं। वाटर गैस भी इसका नाम है, और बहुत एम्फेसिस करके इसको पढ़ाया जाता है जब इसकी प्रिपरेशन बताई जाती है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बारे में बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और CO के साथ अगर N2 ले लेते तो प्रोड्यूसर गैस हो जाता है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था लेकिन पढ़ाया जाता है। तो A के थर्ड के देखिए 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला आंसर तो गलत हो जाएगा। अच्छा, टेम्पोररी हार्डनेस। सो टेम्पोररी हार्डनेस याद कीजिए बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स की वजह से होता है, वो भी मैग्नीशियम और कैल्शियम। सो मैग्नीशियम और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट फर्स्ट। तो इसका मतलब B के लिए फर्स्ट देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो सेकंड आंसर हमारा सही आंसर हो गया। तो 2 ही ऑप्शन को मैच करा के हम पूरा कर सकते हैं। फिर भी हम मैच कराते हैं। B2S6 BS3 का डाइमर होता है। BS3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि ट्राई वैलेंट कंपाउंड है 13th ग्रुप एलिमेंट का।
और ये अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए डाइमराइज करता है, बनाना बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि बनाना बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड उसको बोलते हैं। तो इस वजह से दोनों बोरॉन का ऑक्टेट साइमल्टेनियसली कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। हाँ, उतना डेफिशिएंट नहीं रहेगा जितना BH3 मोनोमरिक मॉलिक्यूल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो सी के लिए सेकंड ऑप्शन भी कई जगह मिला, लेकिन हमारा आंसर हो चुका है। और H2O2 के बारे में बताया जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड है, और 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो अलग अलग प्लेन पर होते हैं। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इसका बताया जाता है। तो ये नॉन प्लेनर है, यानी चारों एटम एक प्लेन पर नहीं है। एक प्लेन पे मैक्सिमम 3 एटम मिलेंगे, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो इसको डाइहेड्रल एंगल के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है। HOO एंगल के बारे में बताया जाता है, अल्फा बीटा करके हमने लिखवाया था, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा। तो ये नॉन प्लेनर, तो ये करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पेपर कोड में 138 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने कोड में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है, यह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में अलग से पढ़ाया जाता है, और इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, कार्बन रिएक्टेंट में CH4 में है और प्रोडक्ट में CCl4 में है। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होता है, तो चारों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर -4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। वैसे तो ये बॉन्ड पोलर होता है, इसमें पार्शियल चार्ज होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम पार्शियल चार्ज को कंप्लीट चार्ज मानते हैं। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और 4 क्लोरीन की वजह से 1 कार्बन के ऊपर +4 चार्ज आएगा। वैसे तो पार्शियल चार्ज आता है, लेकिन हमने कंप्लीट माना तब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। तो जो चेंज आ रहा है वो -4 से +4 आ रहा है। -4 से +4 जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए 2 सिंपल से क्वेश्चन, तो अच्छी शुरुआत रही ये आपके ओवर की। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, मेरे पेपर कोड में 140 नंबर है, आप अपने पेपर कोड में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा था, कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज। देखिए Cr एटॉमिक नंबर 24 और इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है आर्गन 18, यानी 3 पीरियड कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हीलियम नियॉन आर्गन। अब 4 से शुरुआत करेंगे। 4 में पहले S आता है और उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ये तो फिलअप का सीक्वेंस होता है। 18 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमारे पास बचे हैं 6, तो वैसे तो इसमें 2 और इसमें 4 जाना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हाफ फिल D कन्फिग्रेशन हो जाता है, इसलिए S में 1 और D में 5 कन्फिग्रेशन था। ये तो भरने का सीक्वेंस हो गया। भरने के बाद का किस्सा क्या होता है, क्रोमियम आर्गन के बाद 3D कॉन्ट्रैक्ट करता है, D ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया जाता है, तो इनर एनर्जी लेवल का है, इसलिए 3D अंदर चला आएगा। अभी 3D 5 और 4s 1 होगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकलते वक्त पहले 4s से निकाला जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, ग्राउंड स्टेट के लिए सही है। अब इसके बेसिस पर अगर आपको क्रोमियम +2 बनाना है, एटॉमिक नंबर 24 रही है, आर्गन तक तो ठीक है किस्सा, लेकिन अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से, तो पहला इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा और फिर 1 इलेक्ट्रॉन D से निकलेगा। तो इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा आर्गन के बाद 3D 4 और 4s 0। 3D में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और 4 इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे तो हर्ट्ज रूल फॉलो करते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में भरेंगे सेम स्पिन के साथ, यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा फार्मूला होता है n × n+2, ये बोर मैग्नेट्रॉन में आता है, और n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज 4 हियर। तो n = 4 लिखेंगे, तो 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू आता है √24, और इसी की वैल्यू हो जाती है 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन चेक करें तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को हम सिंपल क्वेश्चन मानेंगे। ये क्वेश्चन और टफ हो सकता था अगर इसमें बोल दिया था कि क्रोमियम +2 के कॉम्प्लेक्स में इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बने। तो अगर यहाँ पर लिगेंड्स की बात करता, कॉम्प्लेक्स की बात करता तो ये d ऑर्बिटल डिजेनरेट नहीं रह जाते हैं, तब ये d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं T2G
और Eg के सेट में। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है। और इसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तो T2g में ही भरेंगे। अगर वीक फील्ड एंगल लेंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, आंसर यही आएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंगल लेते तो चौथा इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर हो जाता और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो आंसर इसका बदल जाता। फिलहाल इतना इसने परेशान करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे अपने पेपर कोड में है, ये क्वेश्चन नंबर 141 है। आप अपने पेपर में चेक कर लीजिएगा किस नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा मॉलिक्यूल तलाश करना है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऑप्शन में Li2O नहीं है, यहाँ पर Li2 है। सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिए गए। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस बॉन्ड ऑर्डर से निकालते हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर सबसे पहले पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन को ही एक्सप्लेन करने के लिए, ऑक्सीजन के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। He2 में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। Li2 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन से तो 2 आएगा, और इसमें दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसमें ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसका मतलब 2 हीलियम एटम के बीच में कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है। ये मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली लिख दिया, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात पिछले जो पेपर था, मॉक टेस्ट पेपर ही आपका कंडक्ट किया गया था, सबसे लास्ट मॉक टेस्ट पेपर था, उसमें भी हमने ये बात बोली थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल, इस साल भी आया है और सिंपल क्वेश्चन आया है, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सो एसिड। हम अपने पेपर कोड में अगर देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 142 है, आप अपने पेपर में मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। और बॉन्ड और लिंकेज में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि लिंकेज जब बोलते हैं तो यहाँ पर एटम्स और बॉन्ड मिला के बोलते हैं। जैसे एस्टर बॉन्ड नहीं होता है, एस्टर लिंकेज होता है। ईथर लिंकेज होता है, उसमें ऑक्सीजन आता है। एस्टर में COO ग्रुप आता है। ऐसे ही पेरोक्साइड लिंकेज में O2 आता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सल्फर के फास्फोरस के ऑक्सी एसिड सबसे एक्सटेंसिवली आपको पढ़ाए गए थे। याद कीजिए, सल्फर के 11 ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर में बताया था और फास्फोरस में 9 ऑक्सी एसिड, और बोला था यही 2 ऑक्सी एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब 2 एलिमेंट्स के ऑक्सी एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके सिवाय भी ऑक्सी एसिड पढ़ाया गया था। सल्फर के ऑक्सी एसिड में एक यूजुअल क्वेश्चन कॉमनली पूछा गया है कई बार कि किसमें SS बॉन्ड होगा, SS लिंकेज होगा। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर O बॉन्ड के बारे में पूछ लिया है। कोई बात नहीं, याद कीजिए O बॉन्ड वाले सिर्फ 2 ही एसिड पढ़ाए गए थे, H2SO5 और H2S2O8। इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ये ऑप्शन में दिया गया, तो 4th ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम आपको OO लिंकेज का दर्शन करा देते हैं। यहां पर मत्था मत टेकिएगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वैसे तो सल्फर के अराउंड टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्सीजन के अराउंड बेंट ज्योमेट्री आती है। हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया। H2SO4 नाम तो सुना ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं है। H2SO3 इसी में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, इसमें भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं है। और इसमें SOS लिंकेज होता है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं होता है। तो सारा स्ट्रक्चर से ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ 4th ऑप्शन है। तो इस तरीके से फर्स्ट 5 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने डिस्कस कर लिए। अब इन क्वेश्चन को क्लासीफाई भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हम 11th के पोर्शन का क्वेश्चन मानेंगे और ये हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन मानेंगे। वैसे तो यहाँ पर P ब्लॉक का भी एक ऑप्शन दिया गया है, 11th के ही P ब्लॉक का, लेकिन ये हाइड्रोजन का क्वेश्चन मानेंगे क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन हाइड्रोजन के हैं। ये 11th का ही पोर्शन है,
रिडॉक्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर ये क्वेश्चन अगर लिगेंड की बात करता, कॉम्प्लेक्स की बात करता तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रखते हैं। अगर उसकी बात नहीं किया तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सब डी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है। तो ये 12th के पोर्शन का डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 11th के पोर्शन का क्वेश्चन है और केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन टोटल केमिकल बॉन्डिंग के पूछे गए, एक ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 12th के पोर्शन का क्वेश्चन है और पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। पी ब्लॉक में 16th ग्रुप में ये सब पढ़ाया जाता है। हमने ग्रुप वाइज नहीं पढ़ाया था, कंपाउंड वाइज पढ़ाया था और ऑक्सो एसिड में ये डिटेल पढ़ाई गई थी। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 6 क्वेश्चन है, मेरे पास जो पेपर है उस पेपर में 143 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने पेपर में मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फील्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर दिया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में जो दिया गया उसी में से ये क्वेश्चन है। फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम डोनर एटम के बेसिस पर डिवाइड करते हैं और इन 4 ऑप्शन में देखिए सेम लिगेंड्स का डिफरेंट ऑर्डर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बोला था कि पहला ऑप्शन उठाइए और उसमें जो भी दिया गया उसका करेक्ट ऑर्डर अरेंज करके मैच करा लीजिए। इसमें डोनर एटम है कार्बन, इसमें डोनर एटम है ऑक्सीजन, इसमें सल्फर, इसमें फ्लोरीन। और डोनर एटम के बेसिस पर अगर हमने बोला था तो बोला था कार्बन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फिर आता है नाइट्रोजन डोनर, फिर आते हैं ऑक्सीजन डोनर और फिर आते हैं हेलोजन डोनर। लेकिन हेलोजन की पूरी एक रेंज है, उसमें आयोडाइड से स्ट्रांग होता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड से ज़्यादा होता है क्लोराइड और क्लोराइड से ज़्यादा होता है फ्लोराइड और सल्फर ऑक्सीजन के क्लोज होना चाहिए। लेकिन इन 4 में 2 और सल्फर डोनर एटम्स भी रखे गए हैं जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। एक सल्फाइड और एक एससीएन माइनस की बात किया गया है। देखिए एससीएन माइनस की जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो फ्लोराइड से कम है, तो फ्लोराइड से कम। अब अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो कार्बन डोनर स्ट्रॉन्गेस्ट, सीएन माइनस सबसे टॉप पे होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, तीसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और थर्ड तो कैंसिल हो गया। अब सेकंड फोर्थ में कंपेयर करें तो साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, तो वीकेस्ट कौन आएगा? तो वीकेस्ट में हमको जो भी कंफ्यूजन होगा वो फ्लोराइड और सल्फर यानी एससीएन माइनस में। तो एज पर एनसीईआरटी फ्लोराइड से वीकर है। नॉट ओनली एनसीईआरटी, ये सही बात भी है, एससीएन माइनस का फील्ड स्ट्रेंथ जो है फ्लोराइड से कम होता है, आयोडाइड से ज़्यादा होता है। तो इन दोनों में अगर देखेंगे तो सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, फोर्थ गलत हो जाएगा। सो क्वेश्चन फ्लोराइड और एससीएन माइनस थोड़ा सा लोग इग्नोरेंट हो जाते हैं, तो हेलोजन को वीकेस्ट समझते हैं। तो अगर आप केवल टॉप और बॉटम देखेंगे, हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो आप इसमें गलती कर सकते थे। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है ये, तो थोड़ा सा अवेयर होने पर ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। और हमने हमेशा बोला था कि जब भी कोई मिनिमम मैक्सिमम पूछे तब भी ऑर्डर अरेंज करना है, तो ओवरऑल ऑर्डर तो अरेंज करना ही करना है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमारे अपने पेपर कोड में 147 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने कोड में तलाश कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट लिखा गया है, पूछा गया इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो बात गलत होगी वो हमारा आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा हो सकता था, लेकिन ऑप्शन के बेसिस पर इसका आंसर बड़ा इजी था। पहला बात कहा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 कितना होता है? +6 निकाल सकते हैं। एंड Cr2O7-2 कितना होता है? +6 आर नॉट सेम। ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि देखिए ये सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाए जाते हैं। अगर आयंस की बात करें तो डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो रिडॉक्स में पढ़ते हैं। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है, तो नॉट सेम लिखना गलत बात है। तो हमारा सही जवाब तो यही होगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो देखिए सेकंड ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये अच्छा स्टेटमेंट है। Cr+2D4 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Fe+2D6 इन वाटर। वाटर एक वीक लिगेंड होता है, इनके लिए भी और इनके लिए भी। अब ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब खुद स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया।
क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता ही है। वो स्टेटमेंट बोला गया है Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन वाटर। अब देखिए जरा गौर से, अगर ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरों को जल्दी रिड्यूस करेगा, खुद जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सा होगा? Cr+3, और इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन होगा? Fe+3। तो इसका मतलब हमको M+2 से M+3 या M+3 से M+2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपेयर करना है। इन जनरल हमको रिडक्शन पोटेंशियल डेटा दिया जाता है, तो हम इस क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट में M+3 से M+2 का डेटा चेक करेंगे। क्या हमको रिडक्शन पोटेंशियल डेटा मालूम रहता है? नहीं मालूम रहता है। तो एक दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें। ये D4 है, जब +3 में जाएगा तो D3 होगा, और ये +3 में जाएगा तो D5 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है तो D3 T2G हाफ फिल्ड होगा, और ये T2G और EG दोनों हाफ फिल्ड होंगे। तो ये भी हाफ फिल्ड है T2G के हिसाब से, और ये T2G और EG दोनों के लिए हाफ फिल्ड है। तो स्टेबिलिटी तो दोनों में आ रही है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसका होगा क्योंकि इसमें EG में इलेक्ट्रॉन नहीं गया और EG की एनर्जी हाई होती है, याद कीजिए। तो इसमें सिर्फ लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है और इसमें लो और हाई दोनों में है। तो इसलिए जो Cr+2 से +3 बनाएंगे तो D3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन ईजी होगा, तो ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दो तरीका था, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। आप डेटा चेक कीजिएगा NCERT में भी, और इसको एक बार डिस्कस करते हुए डिस्कस किया भी गया था कि +3 से +2 जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को जल्दी रिड्यूस करेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो कम होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर आप देखेंगे क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल +3 से +2 कम है और आयरन का ज़्यादा है, तो इसका मतलब Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इसका उल्टा बताया गया था, Fe+3 से Fe+2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए Fe+3 जल्दी रिड्यूस होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये आपने देखा था कि Fe+3 आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके बना लेता है, खुद रिड्यूस होकर Fe+2 और आयोडीन बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन Cn- में आयोडाइड की जगह साइनाइड ले लेंगे तो Cn ट्वाइस बन जाता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई जगह पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ये सही आंसर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट, सिंपल सा आंसर। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जो पेपर में लिखा गया हम वही लैंग्वेज पढ़ देते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात है, एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये पढ़ाया गया था। वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड जब बनाते हैं तो कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर मेटल को यूज़ करते हैं आप कैटलिस्ट के रूप में, तो फ्री सरफेस वैलेंसीज की वजह से ये अपना कैटलिटिक एक्टिविटी शो करता है, जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एल्काइंस के लिए। और अगर कंपाउंड यूज़ करते हैं तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी की वजह से ऐसा होता है। V2O5 उसका एक जीवंत एग्जाम्पल है जो आपको पढ़ाया गया है। तो ये बात सही है, स्टेटमेंट ये सही है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं, क्योंकि हमको इनकरेक्ट बताना था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेटमेंट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जो लैंग्वेज लिखा गया इसमें, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। NCERT का सीधा स्टेटमेंट है, क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में ऐसा ही होता है कि मेटल के क्रिस्टल में स्मॉल एटम्स इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ट्रैप हो जाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी भी बताई गई थी, कौन सी प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है, कौन सी सप्रेस हो जाती है, कौन सी सेम रहती है। तो कंडक्शन सेम रह जाता है, जो हार्डनेस है वो बढ़ जाता है। तो ये दो खास बात थी, और भी प्रॉपर्टीज हैं इंटरस्टिशियल की। फिलहाल ये स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, और यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन हमारे अपने पेपर कोड में क्वेश्चन नंबर 149 है, आप अपने कोड में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म A
पी ब्लॉक में यूरिया का रिएक्शन वाटर से दिया गया है और कंपाउंड जो बनता है वो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। सो ए इज अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला रिएक्शन जो था रिवर्सिबल दिया था, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो डिकम्पोज जब आप करेंगे तो इसका मतलब हीट कर रहे हैं तो ये बी बनेगा। अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके अमोनिया गैस लिबरेट करता है, CO2 लिबरेट करता है और वाटर। सो बी इन तीन में से कोई भी हो सकता है। अब क्या कह रहा है, A which will decompose to form B. B when passed through copper ion plus 2 aqua solution. Deep blue color solution C is formed. तो C बना जो डीप ब्लू कलर है। डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन का इसका मतलब कॉपर का टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये बहुत कॉमन कंपाउंड है और इसके बारे में खास बात है कि ये DsP2 D9 कन्फिग्रेशन है और ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया भी जाता है, बहुत कॉमनली आता है, तो इसलिए क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इसमें बाकी ऑप्शंस को देखना भी चाहें तो देखिए ये मेलाकाइट ग्रीन भी बोलते हैं इसको, कॉपर का ओर है और इससे रिलेटेड एक और बात होती है, अगर यहाँ 2CuCO3 और 1CuOS ट्वाइस कर देते हो तो ये एजोराइट हो जाता है, तो वहाँ पर मेटलर्जी में इसको पढ़ाया जाता है और इन दोनों का यहाँ पर कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और 9th क्वेश्चन जो है वो हमारे अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 153 के फॉर्म में है, आप अपने पेपर में इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 बातें कही गई हैं, उसमें से सही बात बतानी है, सही बात हमारा सही जवाब होगा। तो पहला बात कह रहा है पिग आयरन इज मोल्डेड, जो स्टेटमेंट बोला गया पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स, ये बात सही है। सही है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। याद कीजिए पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील, ये 4 बातें बताई जाती हैं आयरन की मेटलर्जी में, ये आयरन से रिलेटेड। पिग आयरन मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, 4 to 5% इसमें कार्बन की इम्प्योरिटी होती है। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, 0.2% कार्बन इम्प्योरिटी लगभग इसमें होता है। तो यहाँ पर बोला गया है सेकंड स्टेटमेंट रॉट आयरन इज इम्प्योर विथ 4% कार्बन, ये बात गलत है। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, तो 100% तो प्योर नहीं होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन की इम्प्योरिटी होती है 0.2% के क्लोज होती है। तो ये बात सही है, ये गलत है, यही हमारा सही आंसर था। आगे ऑप्शन देखें, यहाँ पर BL होगा, ब्लिस्टर अपीयरेंस। स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। ये ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होता क्या है, जो कॉपर मेटल बनाया जाता है प्योरिफिकेशन के बाद एक्सट्रैक्ट करके, उस पर धब्बे होते हैं, छाले जैसे पड़ जाते हैं, तो उसके जैसे धब्बे, उसको ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस कहते हैं। ब्लिस्टर्ड बीटल एक कीड़े का नाम है जिसके चलने की वजह से छाला पड़ जाता है, वैसा ही अपीयरेंस कॉपर सरफेस पे आता है, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। तो ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस कॉपर में क्यों होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के लिबरेशन की वजह से होता है, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, ये हमारा सही आंसर नहीं है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग ऑफ निकल। सही बात है, वेपर फेज रिफाइनिंग निकल की होती है, लेकिन निकल की वेपर फेज रिफाइनिंग मॉन्स प्रोसेस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करके। यहाँ पर लिखा गया वैन आर्केल मेथड, गलत है। वैन आर्केल मेथड जर्कोनियम के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो गया फर्स्ट। तो अब 9 क्वेश्चन में देख लिया, इन क्वेश्चंस को भी क्लासिफाई कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन अगर ये देखेंगे तो ये 12th के पोर्शन से है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, 2 या 3 क्वेश्चन आते थे पिछले सालों में, इस बार सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है और बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जिक्र इस ऑप्शन में भी है, लेकिन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर एक क्वेश्चन है और कई स्टेटमेंट्स में कोऑर्डिनेशन का जिक्र किया गया है। फिलहाल कोऑर्डिनेशन 12th का क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन हम D ब्लॉक का क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। 12th पोर्शन में D एंड F, हमने बताया था D एंड F से कम क्वेश्चन आते थे, इस बार 3 क्वेश्चन पूछा गया D एंड F से, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन इसके D एंड F ब्लॉक के बेसिस पर है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स का टॉपिक है, लेकिन क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन जो है ये D ब्लॉक का ही, तो हम इसको D ब्लॉक का क्वेश्चन मान के चल रहे हैं, D एंड F ब्लॉक। ये यूरिया वाटर के साथ जो ये रिएक्शन है ये P ब्लॉक के चैप्टर में रखा गया है। यहाँ पर P ब्लॉक एंड D F ब्लॉक कोऑर्डिनेशन सब इन्वॉल्व है, लेकिन हम इसको 12th के पोर्शन का क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। ये P ब्लॉक भी है, D एंड F भी है, ये कोऑर्डिनेशन भी है, ये सबका मिला जुला है। हम रिएक्शन की वजह से उसको P ब्लॉक का मेनली मान के चलते हैं। ये मेटलर्जी का इकलौता क्वेश्चन
12th के पोर्शन से मेटलर्जी का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में है, जिसको पॉपुलरली हम मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मेटल का आइसोलेशन करते हैं। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो गए। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, मेरे पास जो पेपर है उस कोड के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 154 है। आप अपने पेपर में अपने कोड में मैच करा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। केमिकल बॉन्डिंग का ये क्वेश्चन है, यानी 11th का क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग ही ऐसे चैप्टर हैं जिनसे एक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन अभी आपने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये दूसरा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से। जीरो डायपोल मोमेंट किसका आएगा? जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर पढ़ाया जाता है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसमें अगर हम देखें, बोरान ट्राइफ्लोराइड ट्राइगोनल प्लेनर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो ये जीरो डायपोल मोमेंट रखता है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड वैसे तो आयनिक हम इसको मान के चलते थे, लेकिन सारे ऑप्शन में BeF2 दिया गया है। अगर हम इसको कोवेलेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर बेरिलियम का जो पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। बेरिलियम क्लोराइड तो डेफिनेटली कोवेलेंट होता है, फ्लोराइड को वैसे नहीं पढ़ते, लेकिन अगर कोवेलेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होगा, और लीनियर भी जीरो डायपोल मोमेंट वाला होता है। CO2 भी sp है, लीनियर है, जीरो डायपोल मोमेंट होगा। और ये 1 2 3 4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये भी नॉन पोलर होगा क्योंकि दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर CO बॉन्ड के 2 डायपोल हैं, दोनों लीनियर अरेंज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वेक्टर रेजोल्यूशन से निकालते हैं तो ये चारों जीरो डायपोल मोमेंट वाले हैं। तो यही आंसर हमारा सही आंसर होगा। लेकिन आपके पेपर कोड में ये ऑप्शन कोई दूसरा भी हो सकता है, तो हमको और भी ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। देखिए NH3 पोलर होगा, क्यों? क्योंकि पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये पोलर है, तो जीरो डायपोल मोमेंट इसका नहीं होगा, इसका होगा। वाटर भी पोलर होगा क्योंकि बेंड शेप या वी शेप्ड आता है, तो ये भी जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा, ये जीरो डायपोल मोमेंट होगा। तो हम यस उसको कर रहे हैं जो जीरो डायपोल मोमेंट वाले हैं, नो जो पोलर है यानी जीरो डायपोल मोमेंट जिनका नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। बोरान ट्राइफ्लोराइड यस नॉन पोलर है। HF पोलर ही होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कैंसिलेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो जीरो डायपोल मोमेंट इसका नहीं होगा, इसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा, और इसका भी जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा। NF3 जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा, NH3 के जैसा ही है, ट्राइगोनल पिरामिडल। BeF2 जीरो डायपोल मोमेंट होगा। वाटर का जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा क्योंकि बेंड शेप या वी शेप्ड होता है, और इसका भी जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर फर्स्ट है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी ट्विस्ट या कोई टर्न इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th क्वेश्चन जो है मेरे अपने पेपर कोड में ये 156 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है, लेकिन क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन को एम्फेसिस किया है, और पिछले कई सालों से हम इसको एम्फेसाइज करते आ रहे हैं, और इस बार इसने पूछ लिया तो थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू देखिए क्या है, हम जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाते थे एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर को मैक्सिमम लोग इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल है, 0 से लेकर 9 डिजिट तक के लिए क्या क्या टर्म्स यूज़ कर लिया, वो टर्म्स याद कर लिया, और लगभग लोगों को याद ही रहता है, और उसके बाद लास्ट में IUEM जोड़ दिया तो नाम हो जाएगा। हमने बार बार बोला था क्लास में कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया ही ना जाए और IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछ ले। एटॉमिक नंबर दिए बगैर कोई कैसे पूछ सकता है? भाई एलिमेंट्स के नाम है, नाम इस्तेमाल कर लेगा तो आपको नाम के साथ एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो क्या 118 एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब सारे डिस्कवर्ड हैं, IUPAC के अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो उसके जो पीरियोडिक टेबल मिलेगा उसमें सबका सिंबल दिया जा चुका है। सिंबल मतलब सबका नाम अलॉटेड है। ऑर्गेनाइजेशन 118 लास्ट एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, और IUPAC ने सबका नाम रिकमेंड कर दिया है आज की डेट में। आज का मतलब आज ही की डेट में नहीं, मतलब अब तक सब जाने जा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 118 का हम एटॉमिक नंबर और उनका नाम सारा याद रखेंगे। तो हमने बोला था ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट्स जो कि किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर दिए गए हैं या किसी एलिमेंट का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यूरेनियम 92 कॉमनली लोगों को याद भी रहता है। अब
साइंटिस्ट के नाम पर है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए बहुत नोन एलिमेंट है और बहुत कॉमनली उसको डिटेल में पढ़ाया भी जाता है। उसके बाद हमने बोला था ट्रांस यूरेनिक 92 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो साइंटिस्ट के नाम पर एलिमेंट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहां पर देख लेते हैं हम। अन का मतलब होता है 1, नील का मतलब होता है 0 और अन का मतलब होता है फिर। अन नील अनियम 101, अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, ट्राई का मतलब होता है 3 और IUM सफिक्स रूप में लगाते हैं। अन मतलब 1, नील का मतलब 0, हेक्स का मतलब 6 आता है और लास्ट में अन मतलब 1, फिर से अन है 1, फिर से अन है, यानी 3 बार 1 आ गया। अन अन अनियम, ये तो नाम के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर है। अब यहां पर बताना क्या है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है, यानी इस एटॉमिक नंबर से एलिमेंट मैच करता है कि नहीं करता है। तो देखिए मेंडेलिवियम का एटॉमिक नंबर सही में 101 आता है। मेंडलीव के नाम पर दिया गया है, जिनके नाम पर पीरियोडिक टेबल आप पूरा का पूरा पढ़ते थे और जो क्लासिफिकेशन का जो सबसे सिग्निफिकेंट ट्रेंड शुरू हुआ था एलिमेंट का, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आता है। सो 101 मेंडेलिवियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंडलीव के नाम पर है। लॉरेंसियम याद कीजिए, एक्टिनाइड सीरीज का लास्ट मेंबर होता है लॉरेंसियम और एक्टिनाइड सीरीज होता है हमारा एक्टिनियम के जस्ट बाद, यानी 90 से शुरू होता है 103 तक। 103 ये लास्ट मेंबर है। फर्स्ट और लास्ट मेंबर हमेशा याद कराते थे हम 103। सीबोर्गियम, सीबोर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स के सिंथेसिस में या सिंथेटिक एलिमेंट जो मैन मेड एलिमेंट है उनके सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था। इनके नाम पर दिया गया था 107, हमने क्लास में बार बार बोला था। रदरफोर्डियम 104 है, 103 के बाद रदरफोर्डियम 104 आता है, सीबोर्गियम 107 आता है। तो सीबोर्ग का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि मैन मेड एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। डार्मस्टेडियम, अभी कुछ साल पहले तक, कुछ साल मतलब आप 7-8 साल पहले तक एक क्वेश्चन बनता था कंपटीशन में कि द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर एलिमेंट हुज नेम वाज रिकमेंडेड बाय IUPAC और कंफर्म बाय IUPAC। तो डार्मस्टेडियम इसका एटॉमिक नंबर 110 होता है। सो 110 डार्मस्टेडियम, कुछ साल पहले तक इसको हाईएस्ट एटॉमिक नंबर माना जाता था जो IUPAC से रिकमेंडेड है, लेकिन पिछले 7-8 सालों में सारे के सारे एलिमेंट जो थे इसके बाद वाले भी सबका रिकमेंडेशन IUPAC की तरफ से आ चुका है। तो 110 ये मैच नहीं कर रहा है, तो डी का 4 ये मैच नहीं कर रहा है। डी का 4 मैच फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यही इनकरेक्ट मैच है, बाकी सारा करेक्ट मैच है। तो अब सवाल है कि अनियम 111 ये किसके लिए है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रंजन नाम के एक साइंटिस्ट थे एक्सरे की डिस्कवरी करने वाले, तो रंजनियम नाम एलिमेंट का है 111 एटॉमिक नंबर वाले का। सो रंजनियम का IUPAC नेम ये है। तो ये IUPAC ऑफिशियल नेम है और ये IUPAC सिस्टमेटिक नेम है। फिलहाल दोनों ही IUPAC नेम है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्वेश्चन। ये हमारे अपने पेपर कोड में क्वेश्चन नंबर 162 है, आप अपने कोड में चेक कर लीजिएगा। ये 11th केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन था, ये 11th का ही क्वेश्चन है। अगेन ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और कई बच्चों को तकलीफ हुई होगी इसमें जिनको एटॉमिक नंबर नहीं याद है एलिमेंट्स के नाम के साथ, तो उनके लिए ये टफ क्वेश्चन था, तो इसको हम इजी क्वेश्चन नहीं मान के चलेंगे, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इस वजह से है, इस वजह से नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जिसको बच्चे थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन हम बार बार कहते थे कि NCERT लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ जाइए, क्लास में उसका प्रॉपर डिस्कशन होता था। इन टॉपिक्स का भी ये S ब्लॉक से क्वेश्चन है 11th का, और इसमें NaCl की प्रिपरेशन का मेथड जो दिया गया था, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है डेडिकेटेड NaCl के लिए। तो NaCl बोला गया था सी वाटर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और सी वाटर में NaCl के सिवाय सोडियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, कैल्शियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड, ये 4 इम्प्योरिटीज वहां पर दिए जाते हैं। उनसे NaCl को आइसोलेट कैसे किया जाता था, तो इसके लिए बताया गया था
कि हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में पहले डिजोल्व करते हैं, मिनिमम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होंगे वो डिजोल्व हो जाएंगे और जो लेस सॉल्युबल होंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे, उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा सॉल्युबल इन तीन को, ये तीनों सॉल्यूशन में रह जाते थे और सल्फेट जो होते हैं वो फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं। फिर इन तीनों में से NaCl को सेपरेट करने के लिए HCl इस सॉल्यूशन से HCl गैस पास किया जाता है और जिसमें से NaCl का क्रिस्टल पहले फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि NaCl की सॉल्युबिलिटी इन तीनों में सबसे कम है। सो ओनली NaCl विल बी फॉर्म्ड। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। NCERT का डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछ लिया है। तो थोड़ा सा इग्नोर टॉपिक रहता है, इस वजह से मॉडरेट में हम इसको रख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन एकदम ईजी है और NCERT से है। 13th क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे अपने पेपर कोड में ये क्वेश्चन नंबर 164 है, आप अपने कोड में चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट दिया गया और इसमें से पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है, लेकिन ऑप्शन ऐसा बनाया गया कि उस ट्रिक से आप बच सकते हैं, यानी उसकी वजह से गलती होने के चांसेस कम है जब तक आप बहुत इग्नोरेंट नहीं होते हैं क्वेश्चन के लिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। NCERT का स्टेटमेंट है। इसमें चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 11th की P ब्लॉक से, P ब्लॉक 11 12 दोनों में, लेकिन 11th की P ब्लॉक से हमने बताया था। P ब्लॉक से 4 क्वेश्चन आए इस पेपर में, उसमें से 3 11th की P ब्लॉक से हैं जिसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप था। 12th के P ब्लॉक में 4 ग्रुप्स पढ़ते हैं, लेकिन उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, सल्फर के ऑक्सी एसिड से रिलेटेड। याद कीजिए, हम बार बार बोलते थे कि रिएक्शन के पीछे मत भागिएगा, घबराइएगा मत। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन NCERT के रिएक्शन से भी नहीं आता है और NCERT के बियॉन्ड तो किसी रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ एक यूरिया और वाटर वाला रिएक्शन को छोड़ के कोई भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, और वो क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 9th 10th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं यूरिया के बारे में। यहाँ पर आते हैं फिर, तो ये CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। CO2 यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में आइसक्रीम और फ्रोजन फूड के लिए, लेकिन ड्राई आइस के रूप में, यानी सॉलिड CO2 यूज किया जाता है, गैसियस नहीं। तो यही कैच है इस क्वेश्चन का। तो ये स्टेटमेंट गलत है सिर्फ इसके गैसियस होने की वजह से। मान लीजिए हमने इसके गैसेस को ध्यान नहीं दिया, हम थोड़ा सा लेजी या इग्नोरेंट रह गए, तो हम इसको सही मान के चलेंगे। अब ए को अगर सही मान के चलेंगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी सेकंड और थर्ड केवल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उनको बाकी पढ़ना पड़ेगा। C60 बकमिस्टर फ्लोरीन, फ्लोरीन का एक स्पेशल केस होता है, हैव 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। एलोट्रॉपी में बड़ा खास बात करके एम्फेसाइज करके इसको पढ़ाया जाता है। और ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो उल्टा स्टेटमेंट दिया गया है। 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा होते हैं और 5 मेंबर्ड रिंग कम होते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो देखिए ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसके 6 एजेस हैं, और इसके अराउंड 3 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 3 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। तो यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग बना लिया। अब अगला जो आएगा वो 6 मेंबर्ड रिंग आएगा, फिर 5 मेंबर्ड रिंग आएगा, फिर 6 मेंबर्ड रिंग आएगा, फिर 5 मेंबर्ड रिंग आएगा, फिर 6 मेंबर्ड रिंग आएगा। अब अगर हम इन रिंग्स में कितने कार्बन है वो लिखें तो देखिए 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 देन 6 देन 5 देन 6 देन 5 देन 6, यही रिपीट होता चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके बताया जाता है। देखिए इसमें अगर नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो 6 मेंबर्ड रिंग 20 होता है और 5 मेंबर्ड रिंग 12 होता है। हर कॉर्नर जो है एक वर्टिस कहा जाता है, तो इसमें 60 वर्टिसेस होते हैं, हर कार्बन एक वर्टिस पे होता है, कॉर्नर पे होता है। तो 60 वर्टिसेस होते हैं, 26 मेंबर्ड रिंग होता है और 12 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा भी गलत हो गया। अब इसमें एक और ख़ास बात जो हम बार बार पढ़ाते थे कि 6 मेंबर्ड रिंग 6 रिंग से घिरे होते हैं, जिसमें से 3 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 3 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। Means 6 membered ring are surrounded by both 5 membered ring as well as 6 membered ring at alternate position. लेकिन जब आप 5 membered ring को देखेंगे तो इसके केवल 5 आर्म्स होते हैं। तो ये 5 membered ring केवल 5 रिंग से घिरा होगा, लेकिन हर रिंग 6 membered ring. So every 5 membered ring is surrounded by only 6 membered ring. And how many 6 membered ring? 5 6 membered ring. तो ये
जो लफ्ज़ों का खेल होता है इसमें अच्छा किया जा सकता है, लेकिन इसने बड़ा ऐसा कुछ फंसाने की कोशिश नहीं की। सीधा सा क्वेश्चन, ZSM 5 नाम तो सुना ही होगा, जियोलाइट सीव्स ऑफ माइक्रोपोरोसिटी 5। ये 5 पिकोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जियोलाइट होता है और अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सही है और बहुत कॉमन बात भी है, पढ़ाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये भी बात सही है और बड़ी अच्छी बात है। CO2 भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। तो यहाँ पर C और D सही है, तो C और D हमारा फर्स्ट आंसर सही हो गया। अब मान लीजिए हम इसका गैसेस टर्म निग्लेक्ट कर देते तो हमारे हिसाब से A, C और D सही हो जाता। A, C, D तीनों सही का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम इसको गलती करते तो हमारे पास दो ऑप्शन मिलता, C and D एंड A and C। ये B रख रहा है, B स्टेटमेंट गलत क्लियर है, तो इसलिए सेकंड फोर्थ कोई गलती नहीं किया। अब दो ऑप्शन अगर सही मिलने लगते तो फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता और ये गैसेस फिर से ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो ये गैसेस की वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है। आगे के बचे हुए क्वेश्चंस, आखिरी के दो क्वेश्चन जो हैं उनको हम देखेंगे इसको क्लीन करने के बाद। आखिर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो बड़े सिंपल, बड़े खूबसूरत से सवाल। 14th क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मेरे अपने पेपर कोड में जो मेरे पास है उसमें क्वेश्चन नंबर 174 है, आप अपने कोड में चेक कर लीजिएगा। ऑप्शंस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं आपके पेपर में। क्वेश्चन पूछा मैच द फॉलोइंग, दो कॉलम बनाए हैं, मैच के कई क्वेश्चन आ गए। ऑक्साइड और उनका नेचर, इनको मैच कराना है। अगर हम इसमें देखें, ये पहली बात तो 11th का क्वेश्चन है। ऑक्साइड का नेचर तो 12th तक आता है। ये कार्बन फैमिली का यानी P ब्लॉक का ऑक्साइड है, ये बेरियम यानी S ब्लॉक का ऑक्साइड है, ये P ब्लॉक का ऑक्साइड है और ये P ब्लॉक का। तो ऑक्साइड तो अलग अलग आता है, लेकिन नेचर ऑफ ऑक्साइड पीरियोडिक टेबल चैप्टर में ही पढ़ा दिया जाता है। तो ये पीरियोडिक टेबल का दूसरा क्वेश्चन है। इसके पहले एक और क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आ चुका है, IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला, वो भी अच्छा क्वेश्चन ही हम बोलेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है रिलेटिवली। CO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड के केवल 3 ही एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं, CO, N2O और NO। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो ए के लिए सेकंड ऑप्शन सिर्फ एक ही है, थर्ड आंसर हो गया, बाकी को मैच कराने की जरूरत ही नहीं है इस ऑप्शन के सेट में, लेकिन फिर भी हम मैच कराएंगे। बेरियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, उनके एक्सेप्शन बताए जाते हैं। तो हमने बोला था कि मेटल के ऑक्साइड में एम्फोटेरिक याद रखिए, बाकी सबको बेसिक मान लेंगे। और नॉन मेटल के ऑक्साइड में न्यूट्रल को याद रखेंगे और बाकी सबको एसिडिक मान लेते हैं। तो देखिए ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड में एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल में बेरियम ऑक्साइड नहीं पढ़ाया गया, इसका मतलब ये बेसिक होता है। तो बी का फर्स्ट। एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक में खासकर बताया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन और लेड, ये 4 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, सी का फोर्थ। और क्लोरीन नॉन मेटल का ऑक्साइड, न्यूट्रल बता दिया जाता है, CO, N2O, NO, बाकी सारे एसिडिक होते हैं। तो ये हो जाएगा एसिडिक, यानी डी का थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। तो मैच बड़ा सिंपल सा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 15th क्वेश्चन हमारे अपने पेपर कोड में 177 नंबर क्वेश्चन है। आप अपने कोड में चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड कई बातें पूछ ली, इस क्वेश्चन में जिक्र है, इसमें जिक्र है, इसके पहले भी एक क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ऐसी बात कहा था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी छाया रहा इस क्वेश्चन पेपर में। सो नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला स्टेटमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, सही बात है। कार्बन का कंप्लीट कंबशन करते हैं तो CO2 बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो CO। तो ये बात सही है, यानी ये सही आंसर नहीं है हमारा, इनकरेक्ट हमको बताना है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, देखिए ये बात सही है। ये मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा इजी है क्वेश्चन, इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि मेडिकल वाले बायो में भी पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है
वो ऑक्सीजन से भी जुड़ता है, CO2 से भी जुड़ता है और CO से भी जुड़ता है, ठीक है। इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं कंपाउंड को। और कार्बन डाइऑक्साइड से अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एक्चुअली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से कंपाउंड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड से उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। सो ये बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये बात बायो में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं लोग। ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, रेस्पिरेशन में भी पढ़ाया जाता है, गैसेस एक्सचेंज के टॉपिक में। तो चूंकि बायो में भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, इस वजह से बायोलॉजी वालों के लिए बड़ा इजी है। और आप मेडिकल का पेपर दे रहे हो तो आपके लिए सवाल बहुत ईजी है। ये अगर इंजीनियरिंग के किसी क्वेश्चन में आया होता तो उनके लिए थोड़ा सा टीडियस हो सकता है। तो फिलहाल अगला देखते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये बात सही है। रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, सही बात है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसको कहा जाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो इन दोनों कंपाउंड के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हीमोग्लोबिन अगर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन कर गया तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, यानी हीमोग्लोबिन को फ्री नहीं करेगा। और ये अगर कंबाइन कर गया तो ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं होने देगा। इसका मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का कम कर दे रहा है। तो ये एक पॉइजन की तरह काम करता है। इसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन में गैसेस पोल्यूशन का ये पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, और हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। फिर कह रहा है क्या, लास्ट स्टेटमेंट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। गलत बात है। अगर ये लेस स्टेबल होता तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का काम करता ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत ही हमसे पूछा गया है, तो ये सही जवाब। इसका मतलब गलत बात भी सही जवाब हो सकता है अगर गलत ही पूछा गया है तो। फिलहाल फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का भी पार्ट इसको मान सकते हैं। तो हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान रहे हैं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने डिस्कस कर लिया। और देखिए 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है, जो उसके झांसे में नहीं आएगा उसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 से 15 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा गया है। सो थैंक्स टू एनटीए, थैंक्स टू एवरीथिंग। सो इंतज़ार कीजिए रिज़ल्ट का, बड़ा खूबसूरत रिज़ल्ट आपका आएगा। इस पेपर को देख के लगता है आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके घर वालों की इच्छाएं पूरी होंगी, और आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू।